Hello everyone, as usual, I am Reena Kumari, Assistant Professor English, Government Girls College, Para. Our today's e-lecture for class BA part 3rd. Dear students, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये पोएम द वाइल्ड स्वान्स एट कूले रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स, इस पोएम को हम 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पोएम का टेक्स्ट सॉरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम हम पढ़ चुके हैं। एज वी हैव स्टडीड दैट दिस पोएम डिवाइडेड इनटू द 5 स्टेंजास, और पूरे 5 स्टेंजास को हम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो ऑल ओवर हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है वो 3 यूनिट में डिवाइड होता है। फर्स्ट यूनिट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की होती है, जिसमें हमें 20 वर्ड्स में आंसर्स लिखने होते हैं। इट कंटेन्स 10 क्वेश्चंस। एंड सेकंड बी सेक्शन जो हमारा होता है उसमें हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस में से हमें करना होता है एक एक क्वेश्चन। तो वहाँ 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनमें भी श्योरली इस पोएम में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज ये जो पोएम है हमारी, हम यूनिट वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारी 3 राइटर थे, अब ये हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है। सेकेंड यूनिट में जीएम हॉकिंस, विलियम बटलर ईट्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट 3 राइटर हमें पढ़ने हैं। तो इन सेकेंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन। राइटर हमारे 3 हैं, तो आपकी चॉइस है कि आप किन 2 राइटर्स को प्रेफर करते हैं, किन 2 राइटर्स को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। मान लीजिए वहां पे हॉकिंस, ईट्स और फ्रॉस्ट, इन तीनों के पोएट्री में से आपको ईट्स की द वाइल्ड स्वान एट कूले वहां नजर आए, तो इसका क्वेश्चन भी हमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं हियर ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर पोएम का कैसा है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि पोएम जो है वो 5 स्ट्रेंजास में डिवाइड है, तो यही उसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसी को स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम स्टेंजा बाय स्टेंजा उसको एनालाइज करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, तो हम उसको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन उसका लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, bring out the relationship between permanence and transience and between the nature and man as depicted in each poem the wild swans at Kule. Means कि bring out the relationship between permanence and transience. Permanence means जो परमानेंट चीज है, और ट्रांसियंस मीन्स ट्रांजिटोरी, क्षण भंगुरता। यानी यहाँ इस पोएम में पोएट ने क्लियरली कंट्रास्ट किया है, किन किन के बीच उसने रिलेशनशिप बताया है परमानेंस और ट्रांजिएंस के बीच। कि जो स्वान है वो तो परमानेंस को डिनोट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्टिल दे आर सो विगोरस, सो पावरफुल, सो एंथुजियास्टिक आफ्टर 19 ईयर्स। मतलब 19 साल बाद भी वो हंसों के जोड़े वैसे ही हैं जैसे 19 साल पहले पोएट ने देखे थे। मीन्स यहाँ वो उनकी इमोर्टलिटी, उनकी परमानेंस को शो कर रहा है। एंड ट्रांजिएंस मीन्स ट्रांजिटोरीनेस ऑफ मैनकाइंड एंड बिटवीन द नेचर एंड मैन, और नेचर और मैन के बीच भी रिलेशनशिप इसमें हमें देखने को मिलती है एज डिपिक्टेड इन द पोएम द वाइल्ड स्वान एट कूले। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो हम आंसर उनका जो यहाँ हम पढ़ेंगे इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले तो आप जो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की जाती है उसको नोट कर लें अपनी कॉपीज में। फिर नोट करने के बाद आप ये इस वीडियो को उसके साथ साथ लाइन बाय लाइन पढ़ते रहें, जैसा आपके नोटबुक पे लिखा हुआ है। अगर कहीं कुछ स्पेलिंग समझ नहीं आता है
या मेरे से भी बाय मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ सेंटेंस मिस्टेक हो जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पढ़ते वक्त डिस्कस कर सकते हैं। तो आप भी अपने कॉपी में सही कर सकते हैं और मैं भी। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरह से लिखना होता है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 250 वर्ड्स में लिखना होता है। 215 वर्ड्स मीन्स ऑलमोस्ट 2 पेजेस में हमें लिखना होता है, 1, 2 एंड हाफ। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, हमें पोएम का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना होता है। Let's start. The poem Wild Swan at Kule is the title poem of the collection of poems, namely The Wild Swan at Kule, which came out in 1919. 1919 में जो पोएम का कलेक्शन आया, पोएट का, और कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स, उसका नाम भी द वाइल्ड स्वान एट कूले ही था। तो ये उसकी टाइटल पोएम थी उस कलेक्शन की, द वाइल्ड स्वान्स एट कूले। सॉरी, यहाँ आप स्वान नहीं, वाइल्ड स्वान्स लिखिए, प्लूरल लिखिए, द वाइल्ड स्वान्स एट कूले। दिस पोएम was the title poem of this volume. ये पोएम उस कलेक्शन ऑफ पोएम्स की वॉल्यूम जो थी, जो कलेक्शन था पोएम्स का, उसकी टाइटल पोएम थी। ईट्स वाज स्टडीइंग वर्ड्सवर्थ दैट टाइम, और जिस समय ईट्स ने ये पोएम लिखी उस समय वो वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे थे। तो यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि वर्ड्सवर्थ क्या रोमांटिक एज बिलोंग करते थे, और रोमांटिक पोएट्स की मेन चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स थी नेचर। नेचर को उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट किया था। तो यहाँ जब हम नेचुरल सीनरी देखते हैं इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम एज डिपिक्टेड बाय द पोएट, द ऑटम सीजन, द ब्यूटी ऑफ द ऑटम सीजन इन द फर्स्ट स्टेंजा, तो हमें क्या लगता है कि वर्ड्सवर्थ का इन्फ्लुएंस यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि उस समय जब पोएट ने ये पोएम लिखी तब वो वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहा था। सो दिस पोएम हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ हमें वर्ड्सवर्थ का इन्फ्लुएंस नजर आता है। किस चीज में वर्ड्सवर्थ का इन्फ्लुएंस नजर आता है? इन द पोर्ट्रेल ऑफ नेचर, द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ नेचर। He depicts the beautiful characters of nature even as the wild swans. वाइल्ड स्वान्स को जो इतना ब्यूटीफुल डेपिक्शन है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का, वहाँ की नेचुरल सीनरी का जो ऑटमन ब्यूटी में है, ऑटमन के सीजन में है, तो ये वर्ड्सवर्थ के इम्पैक्ट को दर्शाता है। दिस poem Kule is the place with its park and lake has the special significance for Eats. मीन्स यहाँ जो कूले नाम की जो जगह है, वो कूले नाम की जगह, उसका पार्क है, उसमें लेक भी है, और इस जगह का ईट्स के लाइफ में बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस है। स्पेशल सिग्निफिकेंस मीन्स बहुत विशेष महत्व है। जैसा हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लेडी ग्रेगरी नाम की एक और लेडी थी, जिससे फ्रेंडशिप थी ईट्स की, बहुत लंबी फ्रेंडशिप थी, और लेडी ग्रेगरी कूले नाम की जो जगह है इसके पास रहती थी, और वो मोस्टली वहाँ विजिट किया करता था, लेडी ग्रेगरी के हाउस जाया करता था, तो वो कूले पार्क को भी विजिट करता था। तो इसलिए ये जगह भी उसके लाइफ में स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है। ही continuously visited the place कूले in every summer वहां पे जाता था। ओके, and this place is connected with its great friendship with लेडी ग्रेगरी, और ये जो जगह है वो लेडी ग्रेगरी के साथ में उसकी फ्रेंडशिप जो है उसको दर्शाता है। मीन्स शी यानी लेडी ग्रेगरी asked him to visit कूले and her house, और लेडी ग्रेगरी उसको इनवाइट करती थी वो कूले नाम की जो जगह जहाँ उसका घर था, तो कूले पार्क को विजिट करने के लिए, और अपने घर पे उसको बुलाया करती थी। तो वो उस पार्क में एवरी समर वहां पे जाया करता था, एवरी ऑटम सीजन में। दिस पार्क एंड द हाउस हैड स्पेशल सिग्निफिकेंस इन हिज लाइफ, और इस तरह से वो पार्क और वो हाउस उसके लाइफ का
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत महत्व रखता था। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम फ्रस्ट्रेशन इन लव फॉर टू लेडीज, Maud Gonne and Iseult Gone, also reflected। और दूसरा हम इस पोएम में जो हमें देखने को मिलता है कि उसका पोएम के बैकग्राउंड में जो हमने लाइंस पढ़ी, ऑलमोस्ट 18, 19, 20 लाइंस है इस पोएम की, जो मैंने पढ़ाते वक्त भी डिस्कस आपसे किया था कि इन लाइन में हमें क्लियरली नजर आता है द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। और क्या बैकग्राउंड? उसका जो फ्रस्ट्रेशन इन लव है, पोएट का फ्रस्ट्रेशन लव उन लाइन में दिखता है, उन लाइंस में रिफ्लेक्ट होता है। किसके लिए? फ्रस्ट्रेशन लव फॉर द टू लेडीज, मॉड गॉन और इसेल्ट गॉन। तो मॉड गॉन, स्पेशली मॉड गॉन जो है उससे वो लव था, एंड हिज फ्रस्ट्रेशन इन लव फॉर द लेडी मॉड गॉन reflected much through the line number 18, 90 और 20 in this poem। जैसा हमने पढ़ा था पहले भी इसमें, unwearied still lover by lover they paddled in the cold companionable streams or climbed the air। ये 3 लाइन्स थी इनमें कि किस तरह से वो लवर बाय लवर मीन्स पेयर टू पेयर, सारे स्वान्स हैं वो अपने पेयर में घूम रहे हैं बहुत बिना थके, मीन्स विद मच एंथुजियाज्म, अभी भी उतने ही जोश, उतने ही एंथू के साथ में वो अपने पेयर के साथ घूम रहे हैं। और इन कंपैरिजन टू दिस वन, पोएट कैसा है? पोएट पोएट हैज डीप फ्रस्ट्रेशन इन लव। उसका, उनके कॉन्ट्रेरी, उनके विपरीत, स्वान के विपरीत पोएट का हार्ट जो है वो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। तो यहाँ हमें वो पोएम का बैकग्राउंड नजर आता है। और इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम क्या है? द पोएम द फ्रस्ट्रेशन इन लव फॉर द लेडी मॉड गॉन। जो मॉड गॉन है उससे फ्रस्ट्रेशन लव पोएट को मिला, तो वो उसका फेलियर ऑफ लव है वो यहाँ पे नजर आता है। सो Ease was in deep frustration due to failure in love with above two ladies। टू लेडीज या कह सकते हैं कि उनमें से मॉड गॉन है जिनसे स्पेशली अटैचमेंट विलियम बटलर ईट्स को था, तो वो उनका द फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू फेलियर इन लव वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। ओके, The Wild Swan at Coolin is a poem of nature which portrays death, life and immortality। क्या पोर्ट्रेट करता है यहाँ पे? एक नेचर पोएम है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? डेथ भी, लाइफ भी, इमोर्टलिटी भी। मीन्स पोएट खुद को क्या बोलता है? खुद को माई हार्ट इज सोर, कि अब मेरा हार्ट जो है वो सोर है। क्यों? क्योंकि आफ्टर 19 ईयर में जो है मेरा हार्ट भी ग्रो ओल्ड हो गया है, मैं खुद भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा हार्ट भी बूढ़ा हो गया है, मैं तो एक दिन डिके और डेथ को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन जो ये स्वान है दे रिप्रेजेंट्स इमोर्टलिटी। क्या कहा है उन्होंने? कि ये जो क्रिएचर ऑफ नेचर के जो ये क्रिएचर हैं, जो ब्रिलियंट क्रिएचर ऑफ नेचर हैं, ये इमोर्टलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पोएम में हमें क्या देखने मिलता है? In this poem, nature, poem of nature which portrays death, life and immortality. Here, the poet witnessed 59 swans for 19 years by the side of lake at Pule। इस पोएम में पोएट विटनेस करता है, विजिट करता है 59 स्वान को फॉर 19 ईयर्स, 19 साल तक, बाय द साइड ऑफ द लेक एट कूले। कूले के कूले नाम की जगह पे जो पार्क है जिसके अंदर जो लेक है उसके किनारे या तो स्टोन है, कोई पत्थर उसके किनारे, झील के किनारे लगे हुए हैं या झील के अंदर ही है, तो उन पे वो 59 स्वान जिनको वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली 19 ईयर्स से विजिट करता आ रहा है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, स्टिल विगोरस एंड पावरफुल। देयर इज नो चेंज इन द हार्ट ऑफ स्वान्स। चाहे वो फिजिकली वो ओल्ड हो गए हों, लेकिन उनके हार्ट जो है उतने ही फुल ऑफ लव से हैं, भरे हुए हैं, उतने ही एनर्जी से भरे हुए हैं,
उनके हार्ट उतने ही यंग हैं जितने कि बिफोर 19 इयर्स थे। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता है पोएट। इस तरीके से वो स्वान्स के जरिए इमोर्टलिटी को प्रेजेंट करना चाहता है, मीन्स द सोल इज इमोर्टल, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता है। द पोएट इज डीपली impressed by the beauty of the swans and beauty of the natural surroundings. Poet deeply impressed. यहाँ हमें एक और चीज क्या देखने को मिली है कि poet deeply impressed है beauty of these swans and beauty of the natural surroundings. These swans had many symbol for eats. अब ये स्वान जो है इस सिंबोलिज्म उस टाइम ईट्स की पोएट्री का स्पेशल फीचर है। बहुत स्पेसिफिक फीचर जो है ईट्स की पोएट्री का वो है सिंबोलिज्म। और उस समय स्वान जो है ये हंस स्वान्स काफी सिंबॉलिकल वैल्यू रखते थे। कहीं न कहीं स्वान्स हर पोएट की पोएट्री में एक सिंबोलिज्म के रूप में यूज किए जाते थे। तो उस समय का ये एक तरीके से फैशन बन गया था। तो ईट्स ने भी उन्हीं स्वान्स को एक सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया है और किस तरीके से कितने सिंबल्स के रूप में उन्होंने स्वान्स को रिप्रेजेंट किया है। नाउ लेट्स सी। फर्स्ट, सबसे पहले क्या उसने स्वान्स को रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट, द स्वान्स स्टैंड फॉर द लाइफ फोर्स। सबसे पहले उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है स्वान को कि वो लाइफ फोर्स को दर्शाते हैं। दे शो द लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स मीन्स हम जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ेंगे उसका एप्पल कार्ट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले एप्पल कार्ट हमारे सिलेबस में भी है। तो ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ गिव्स अ थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स मीन्स एक तरह से स्वान यहाँ अपने अपने पैर में है, अपने जोड़े में है। तो इस तरीके से वो एक फेमिलियर लाइफ जो बिताना है, फेमिलियर लाइफ बिताना एंड जो आगे की जो प्रोसेस होती है फैमिली आगे बढ़ाने की सारी प्रोसेस है वो लाइफ फोर्स कहलाता है। एंड लाइफ फोर्स मीन्स जीवन शक्ति। ये हम अगर हिंदी में इसको समझना चाहें मीन्स बहुत जब चाहे नेचुरल ऑब्जेक्ट हो, चाहे नेचुरल क्रिएचर हो या चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, जब वो एक साथ पेयर में रह रहे हैं अपना दूसरा क्रिएशन कर रहे हैं मीन्स अपने ही जैसा क्रिएशन करना यानी एक तरह से रिप्रोडक्शन, तो वो सारा लाइफ फोर्स कहलाता है। इन द सेकंड सेंस दूसरा क्या सिंबल उसने किस सिंबल के रूप में उसने स्वान्स को लिया है, तो द सेकंड सेंस स्वान्स स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ टाइम एंड टाइमलेस। और सेकंड यहाँ पे थिंग जो है स्वान किसका सिंबल है, यूनियन ऑफ टाइम एंड टाइमलेस। टाइम और टाइमलेस उनको एक रूप कर देते हैं। क्यों, देखो समय और टाइमलेस मतलब बिना समय मीन्स टाइम और टाइमलेस को एक कर देना, ये यहाँ पे स्वान्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे बिफोर 19 ईयर भी स्वान वैसे ही हैं और आफ्टर 19 ईयर्स भी स्वान उतने ही विगोरस, उतने ही पावरफुल है, उतने ही एनर्जेटिक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है टाइम एंड टाइमलेस। मीन्स हमारा हार्ट जो है, हमारे हार्ट के अंदर की जो फीलिंग है, जो एंथू है, हमारे हार्ट के अंदर जो कुछ कर गुजरने का जो जोश है, जो जुनून है, वो हमारे आउटर अटायर पर डिपेंड नहीं करता, हमारे फिजिकल बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। हमारी फिजिकल बॉडी तो ग्रो ओल्ड होगी, डिके हो जाएगी, डेथ को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हमारा हार्ट जो है, हमारी सोल जो है वो कैसी है, वो इमोर्टल है। हम चाहे भले ही इवन इफ वी कैन वीक फ्रॉम आवर फिजिकल बॉडी, बट इफ वी हैव पैशन इन आवर हार्ट वी कैन डू एवरीथिंग। तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे द यूनियन ऑफ टाइम एंड टाइमलेस। यानी स्वान्स इतने ओल्ड हो चुके हैं, चाहे फिजिकली ओल्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका हार्ट जो है वो ग्रो ओल्ड नहीं हुआ है, वो अभी भी उतने ही एनर्जेटिक है। वो उतने ही एनर्जेटिक है कि वो कितनी ही नई नई जगहों पे जाने की इच्छा रखते हैं और कितनी ही जगहों पे वो जा सकते हैं जहाँ वो चाहे। मीन्स इतना पैशन उनके हार्ट के अंदर भरा हुआ है। तो इट रिप्रेजेंट्स the union of time and timeless. Okay, and in the third sense और तीसरा सेंस क्या है, they stand for inspiration.
वो इंस्पिरेशन भी है यहाँ पे एक तरीके से, नॉट ओनली टू द पोएट, swans are the inspiration for all our mankind. जो डिजल्टेड लवर्स हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड ह्यूमन बीइंग हैं, उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन स्वान से कि किस तरीके से हम चाहे फिजिकली हम वीक भी हो जाएं लेकिन फिर भी हम हार्ट को इतना यंग, इतना एंथू और इतना एनर्जेटिक रख सकते हैं. So in the third sense they stands for inspiration also. Okay, now all our, we can say, after the reading of the poem, that besides the beauty of the swans, they represents death and immortality. Means besides the beauty of the swans, here poet not only represent the outer beauty of the swan, even he also presents the death and immortality on behalf of these swans. वो उन swans के जरिए सिर्फ उनकी outer beauty को ही नहीं बता रहा, उनकी beauty के अलावा वो यहाँ पे क्या represent करता है, death and immortality through the swans. इन swans के जरिए वो death और immortality के बारे में बताना चाह रहा है कि चाहे physically ये decay हो जाएंगे swan, डेथ इनको फिजिकली आ जाएगी, बट इनका हार्ट जो है, इनका लव टू ईच अदर, जो पेयर है, अब हमेशा अपने पेयर में ही वो दिखते हैं, तो इनका जो लव टू ईच अदर है, तो इनका हार्ट जो है उस लव के वजह से इतना यंग है, इतना एनर्जेटिक है. सो दे रिप्रेजेंट इमोर्टलिटी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ द थॉट. Development of the thought. This poem, डेवलपमेंट ऑफ थॉट मतलब अब हमारी पोएम जो है उसका एक्सप्लेनेशन स्टेंजा वाइज चलेगा. मीन्स फर्स्ट स्टेंजा में ये, सेकंड स्टेंजा में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में, देन फिफ्थ में क्या कहा गया है. तो वो ही डेवलपमेंट ऑफ थॉट है कि किस तरीके से पोएट का जो थॉट है वो डेवलप हो रहा है स्टेंजा बाय स्टेंजा. तो एक तरह से पूरा इसमें पोएम का एक्सप्लेनेशन आ गया. दिस पोएम contains almost 30 lines divided into 5 stanzas having 6 lines each. Means total 30 lines हैं जो 5 stanzas में divide है और हर stanza में 6 line है. In the first 12 lines means first 2 stanza, we can see the influence of Wordsworth as depict the natural beauty and beauty of the swans. फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा में हम देखते हैं नेचुरल डेपिक्शन ऑफ द नेचर, नेचुरल ब्यूटी का और स्वान्स का जो है वो ब्यूटीफुल डेपिक्शन हम देखते हैं. जैसे फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि ऑटम सीजन का उसने वहाँ पे बहुत अच्छे से डेपिक्शन किया है. तो यहाँ हम वर्ड्सवर्थ का इन्फ्लुएंस देखते हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ इज नेचर पोएट थे. तो उन दिनों ईच वाज स्टडीइंग, these days each was studying Wordsworth, so we can see the influence of Wordsworth in first 2 stanza of this poem. But the mood of poet is not Wordsworthian. जो नेचुरल डिपिक्शन पोएट ने किया है वो तो वर्ड्सवर्थ का इन्फ्लुएंस शो करता है, लेकिन इस पोएम का जो मूड है, जो बैकग्राउंड है, वो वर्ड्सवर्थियन नहीं है, वो वर्ड्सवर्थ के जैसा नहीं है. Firstly, the beauty describes the beauty of autumn season. The setting of the poem is autumn season in the month of October. फर्स्ट स्टेंजा फर्स्ट लाइन्स में ही हमें पता चलता है कि पोएट ने क्या डेपिक्ट किया है ऑटम सीजन और मंथ ऑफ द अक्टूबर के बारे में. The poet sees the swan in the lake at near the paths in the forest. और पोएट जो है उन्होंने स्वान को कहाँ देखा है, लेक पे, झील पे, जो 8 कूले के पास में ही, मीन्स कूले नाम की जगह है और उसके पास में एक लेक है जहाँ जंगल के रास्तों में ये स्थान है जहाँ पे पोएट ने उसको देखा. The paths are dry in the forest and trees appear beautiful in the autumn season. Autumn season पतझड़ का सीजन है, तब
सारे रास्ते जो हैं वो ड्राई हैं और ट्रीज जो हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल नजर आती है। द स्काई इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वाटर ऑफ द पूल इन द प्लीजेंट लाइट ऑफ द इवनिंग एज इट्स सेज। और इतना क्लियर वाटर है उस लेक का, पूल का, कि जो स्काई है वो क्लियरली उसमें नजर आता है, जैसा पोएट ने अपने पोएम में कहा है। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, अंडर द अक्टूबर ट्विलाइट द वाटर मिरर्स एज स्टिल स्काई। मीन्स ये फर्स्ट स्टेंजा जो है पोएम का, वो अबव मेंशन जो सारे बातें हमने पढ़ी उनको डिपेक्ट कर रहा है, मीन्स नेचुरल ब्यूटी ऑफ द ऑटम सीजन। तो इस तरीके से अगर 4 लाइन आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए मिले, हमें जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें कंपलसरी होता है एक्सप्लेनेशन लिखना विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें अगर ये 4 लाइन हमें नजर आए तो हम ऊपर जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल वैसा ही इन लाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नियर द लेक द पोएट ऑब्जर्व्स 59 स्पॉटलेस व्हाइट स्वान्स। और उस लेक के पास में पोएट ऑब्जर्व करता है 59 स्पॉटलेट व्हाइट swans. He continuously visited these 59 swans since 19 years. और वो continuously उन 59 swans को 19 years से वहां पे देख रहा है as it is, as vigorous as before 19 years. और जब 19 years के बाद आज जब वो वहां खड़ा है तो शायद उस समय उन्होंने ये पोएम क्रिएट किया, ये पोएम राइट किया। He says the swans are not mere objects of nature. मीन्स जो स्वान्स है सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटेड एज विगोरस एज पावरफुल। उनको बहुत विगोरस और पावरफुली यहाँ पे पोएट ने रिप्रेजेंट किया है। ही ऑब्जर्व सडनली, अब क्या होता है, जैसे सेकंड या थर्ड स्टेंजा जो हमारा है उसमें सडनली वो उनके एक्टिविटीज के बारे में बताता है। जैसे वो उनको देख रहा है और देखते ही पोएट ने जैसे ही देखा उनकी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। ये देखिए इन सेकंड स्टेंजा, और सेकंड स्टेंजा की जो लाइंस हैं उनमें इस तरीके से एक्टिविटीज क्या स्टार्ट हुई। He observes suddenly all swans skate soared. Soared means होता है proceed to grow, यानी उड़ान भरना, उड़ान भर रहे हैं लेकिन ऊपर तक नहीं उड़े हैं, जस्ट वो उसी के ऊपर घूम रहे हैं, पानी के ऊपर। एंड scattered their wings and started to fly in the sky and their wings created a noise. means उनकी जो विंग्स है उससे आवाज भी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ये जो लाइन्स है, लाइन नंबर 11 12 13 एंड स्केटर्ड व्हीलिंग, थर्ड स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा की लास्ट लाइन जो हम देखते हैं, एंड स्केटर्ड व्हीलिंग इन द ग्रेट ब्रोकन रिंग अपॉन देयर कैलामरस विंग्स। कैलामरस मीन्स नोइजी साउंड के साथ में वो उड़ रहे हैं। एंड द सीन ऑफ द ब्रिलियंट स्वान्स अपॉन द वाटर एंड इन द स्काई मेक्स द पोएट हैप्पी। और ये जो सीन है उन ब्रिलियंट क्रिएचर्स का, वो उड़ने का और हाफ रिंग बनाते हुए उड़ रहे हैं, आधे गोले में वो उड़ रहे हैं ब्रोकन रिंग में अपने कैलमरस विंग्स के साथ में, पंख की आवाज के साथ में। देन ही सेज, और अपने पोएम में वो इस तरीके से लिखते हैं, एंड 9 and 50 swans, the 19 autumn has come upon me since I first made my count। यानी जब सबसे फर्स्ट में 19 ईयर्स बिफोर मैंने गिना, काउंट किया, तब भी 59 स्वान्स ही थे, एंड नाउ टुडे आफ्टर 19 ईयर्स, 19 साल बाद भी ये 59 ही है। नेक्स्ट द पोएट सेज द स्वान्स आर स्टिल सो पावरफुल एंड विगोरस दैट दे हैज डिफाइड द इफेक्ट ऑफ टाइम। देखो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि मैंने सिंबल यहाँ पे स्वान्स को कई तरह के सिंबल के लिए पोएट ने यूज किया है। पोएट यूजेस स्वान्स फॉर मैनी सिंबॉलिकल इफेक्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था दे स्टैंड्स फॉर टाइम एंड टाइमलेस। तो कैसे टाइम एंड टाइमलेस को वो यूनाइट करते हैं,
they unite here. The swans symbolizes the union of time and timeless. तो कैसे time और timeless की union है? Means the poet says the swans are still so powerful and vigorous. अभी भी after 19 year भी वो इतने vigorous, इतने powerful हैं that they has defied means to challenge देते हुए नजर आते हैं the effect of the time. means 19 ईयर में फिजिकली तो वो वीक हुए होंगे, लेकिन उनका हार्ट इतना एनर्जी और इतना पावर से भरा हुआ है कि वो उस टाइम के इफेक्ट को जो उनके बॉडी के ऊपर हुआ है उसको चैलेंज देते हुए नजर आते हैं. इट वॉज 19 years before when first he saw the swans. 19 साल पहले की बात है जब उनने स्वान को देखा. बट स्टिल दे आर सेम, लेकिन अभी भी वो वैसे ही हैं. नॉट फिजिकली दे आर नॉट सेम, बिकॉज 19 साल में कहीं ना कहीं उनके फिजिकली तो असर पड़ा ही होगा, लेकिन बाय हार्ट के अंदर जो उनका पैशन है, इतना जो उनका एनर्जी है, जो विगोरस है, उसको देखते हुए पोएट कहता है कि ये अभी भी उतने ही यंग है बाय हार्ट बाय सोल जितने की 19 इयर्स पहले थे. तो ये एक तरह से इफेक्ट ऑफ टाइम को यहाँ चैलेंज करते हुए नजर आते हैं. ही सीज नो चेंज इन देम, दे आर फ्लाइंग सो फास्ट एंड माउंट अप इन द स्काई. और 19 इयर्स पहले जितने फास्ट वो उड़ सकते थे, जितने फास्ट उनकी एक्टिविटीज थी, सिमिलरली अभी भी उनकी एक्टिविटी उतनी ही फास्ट है. And suddenly with making sound with their wings. And now next stanza में poet क्या कहता है? Now poet describes the permanent beauty and the strength of the swans. और इस तरह से poet wants to represent the permanent beauty and the strength of the swans. He says he has grown old. Means अब जब थर्ड स्टेंजा में क्या होता है, उनके एक्टिविटीज देखता है. थर्ड स्टेंजा अपने बुक भी आप खोल के रखें. कीप योर बुक्स ओपन एंड अलोंग विद योर बुक्स कैरी ऑन विद मी. सो ओके, द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड स्टेंजा, आई हैव लुक्ड अपॉन दोस ब्रिलियंट क्रिएचर्स एंड नाउ माय हार्ट इज सो. ऐसा वो थर्ड स्टेंजा में कहता है कि ये इतने ब्रिलियंट क्रिएचर्स हैं, लेकिन मेरा हार्ट जो है वो सोर है. अब मेरा हार्ट ग्रो ओल्ड हो गया है, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है. मेरे हार्ट के अंदर उतना एंथू, उतना एनर्जी बचा नहीं है जितने की ये स्वान है. एंड नाउ पोएट डिस्क्राइब्स द परमानेंट ब्यूटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्वान्स. ही सेज ही हैज ग्रोन ओल्ड बट द स्वान्स आर स्टिल सो यंग एंड पावरफुल. कि मैं खुद, मेरा हार्ट तो ग्रो ओल्ड हो गया है, लेकिन जो स्वान है और उनका हार्ट है वो स्टिल पावरफुल एंड विगोरस है. दे आर बोल्ड एंड एडवेंचरस. वो अभी भी उतने ही बोल्ड एंड एडवेंचरस है दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन लेग टू द अनदर. कि वो एक जगह से दूसरी जगह जहां चाहे वहां जा सकते हैं. और पोएट इन कंपैरिजन टू द स्वान्स, पोएट ऐसा नहीं कर सकता. ही इज ग्रोन ओल्ड. वो किसी दूसरे जगह जाने का इतना पैशन, इतना जोश, इतना उत्साह उसके हार्ट में रहा नहीं. और जो स्वान है वो इतने बोल्ड और एडवेंचरस बाय हार्ट बाय सोल अभी भी हैं दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन लेग टू द अनदर. दे आर एबल टू कॉन्कर द न्यू हॉर्न्स ऑफ द नेचर. न्यू हॉर्न्स मीन्स न्यू प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जिनको अभी तक किसी ने देखा भी ना हो, ऐसी जगहों पर भी जाने का वो एडवेंचरस रखते हैं, बोल्डनेस रखते हैं. दे कैन वांडर फ्रीली वेर एवर दे लाइक. जहां भी वो चाहे वहां वो फ्रीली घूम सकते हैं. इतना विगोरस, इतना पावरफुल उनका हार्ट अभी भी है. लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस वन, जो पोएट का हार्ट है वो इतना पावरफुल नहीं है. पोएट का हार्ट वीक हो गया है, ग्रो ओल्ड हो गया है. देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ लव. क्यों? बिकॉज द हार्ट्स, द स्वान्स आर देयर विद देयर पेयर, अपने पेयर के साथ है. एंड देयर हार्ट आर फुल ऑफ लव. और उनके हार्ट्स जो है वो फुल ऑफ लव से भरे हुए हैं. इन कंपैरिजन टू दिस वंस, पोएट्स हार्ट इज हैज डीप फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव. इधर पोएट का कोई पेयर नहीं है, उसका हार्ट बहुत सैडनेस से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव से भरा हुआ है. फ्रस्ट्रेशन लव फॉर द लेडी मॉडगॉन. ओके, तो यहाँ ये कंपैरिजन पोएट हमें शो करता है. एंड देयर हार्ट्स नेवर ग्रो ओल्ड. क्यों? Because their hearts, the hearts of the swans are full of love, so their hearts never grow old.
तो उनके हार्ट कभी भी ग्रो ओल्ड नहीं होंगे, वो हमेशा उतने ही विगोरस, उतने ही पावरफुल रहेंगे। इन कॉन्ट्रेरी, पोएट क्या कहता है कि मेरा हार्ट तो ग्रो ओल्ड हो गया है और मैं इतना पावरफुल नहीं रहूंगा जितना कि स्वान है, क्योंकि मेरे पास they are full of passion and love and the spirit of conquest. Conquest मतलब to conquer, मीन्स जीतने की जो भावना, मीन्स यहाँ here poet wants to say that the hearts of the swans are full of power and adventurous, so that they can go anywhere wherever they want, and they have the spirit of the conquest. In comparison to the swans, the poet grows old. Poet old हो गया है, his heart feels with disappointment as he has felt in his love, and his heart is so. Thus, this third stanza is the central stanza of the poem. जैसे ही थर्ड स्टेंजा हमने पढ़ा, as we have read previous, कि फर्स्ट लाइन और उसका सेकंड लाइन जैसे ही पोएट बोलता है, एंड नाउ माय हार्ट इज सोर, इसी लाइन के साथ में इस पोएम में टर्निंग पॉइंट नजर आता है, एंड वी कैन से द थर्ड स्टेंजा इज द central stanza of the poem, and this stanza he compares himself to the swans, and as he says, now my heart is so. This is the explanation of third stanza, and let's have a look on the next. In the last stanza of the poem, he describes about the mysterious nature of the swans. क्या mysterious nature है? क्यों? क्योंकि अभी तक poet guess नहीं कर पाया है wherever they want to go. यहाँ लास्ट में जो लास्ट लाइन है पोएम की, उसमें पोएट कहता है कि हो सकता है कि सुबह जब मैं उठूं तो मैं स्वांस को वहां देखूं ही ना, वो कहीं दूसरी जगह चले जाएं, दूसरी जगह के लोगों को डिलाइट दें, वहां के लोगों की आइज को वो डिलाइट करें। तो इन द लास्ट स्टेज ऑफ द पोएम he describes about the mysterious nature of the swans. स्वान का जो मिस्टीरियस नेचर है उसके बारे में बताता है। The background of the poem reflects its later frustration, love for Maud Gonne and Iseult Gonne. जो टू लेडी हैं, इनके प्रति जो फ्रस्ट्रेशन इन लव था वो इस पोएम में रिफ्लेक्ट होता है इन द थर्ड स्टेंजा और लाइन नंबर 18, 19, 20 में भी, स्पेशली हिज फ्रस्ट्रेशन लव फॉर द लेडी मॉड गॉन. He says that these swans appear mysterious. और अब लास्ट जो है स्टेंजाज उनमें पोएट कहता है कि द स्वान्स अपीयर मिस्टीरियस. स्वान्स कैसे अपीयर हो रहे हैं? मिस्टीरियस. दे आर एडवेंचरस एज बिफोर, सो ही सेज they might go and move on the water of the some other lake or the pond someday. Mysterious क्यों है? क्योंकि वो अभी भी इतने एडवेंचरस हैं कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं, किसी भी दूसरे पॉन्ड पे वो किसी दिन चले जाएं, हो सकता है इस कूले को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाएं. एंड इट इज क्वाइट ओके. यहाँ बाय मिस्टेक मैं इसको टी लिखना भूल गई, QUIT आप क्वाइट लिखेंगे. इट इज क्वाइट पॉसिबल that one day when he wakes up in the morning and go to the lake, means हो सकता है, it is quite possible means हो सकता है कि किसी दिन मैं उठूं और सुबह इस लेक पर जाऊं, and he may not see the swans there. हो सकता है कि ये swans मुझे यहाँ दिखे ही ना, and he says that he does not know where they will go and delight main size of the other of their means of the other place, कि मैं नहीं जानता वो कहाँ चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो दूसरी जगह चले जाएं और कहीं दूसरी जगह के लोगों की आंखों को डिलाइट करें. एंड दे आर स्टिल सो एडवेंचरस. वो इतने एडवेंचरस है, इसलिए पोएट यहाँ पे गेस करता है कि वो इतने एडवेंचरस, इतने मिस्टीरियस हैं कि हो सकता है मीन्स अभी भी उनके हार्ट फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ लव से भरे हुए हैं कि वो इतना एडवेंचर रखते हैं कि वो कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ स्वान्स को मिस्टीरियस कैरेक्टर कहा है. दे आर ऑलवेज ऑन द मूव आफ्टर न्यू लैंड्स टू कॉन्क्वेस्ट. और वो नई नई जगहों पर जाने की अभी भी इच्छा रखते हैं. इन द कॉन्ट्रास्ट द पोएट हैज ग्रोन ओल्ड, और इन द कॉन्ट्रास्ट टू द स्वान्स, स्वान्स तो अभी भी
इतना आफ्टर 19 इयर्स भी इतना कॉन्क्वेस्ट उनके हार्ट में है कि वो कहीं भी जाने की इच्छा रखते हैं, पावर रखते हैं, विगोरस रखते हैं। और ऑन कॉन्ट्रेरी पोएट हैज ग्रोन ओल्ड, पोएट जो है वो ओल्ड हो गया है। ही डिड नॉट एबल टू गो एनीवेयर, कहीं नहीं जा सकता था। He has lost his adventurous spirit also. पोएट अपनी एडवेंचरस स्पिरिट खो चुका है, बट स्वान जो है अभी भी अपनी उतनी ही एडवेंचरस स्पिरिट में है जितने की वो पहले थे। As he says in the concluding stanza. Concluding stanza means the last stanza of the poem, जहाँ पोएट इस तरह से स्वान को रिप्रेजेंट कर रहा है। But now they drift on the still water, mysterious and beautiful. By what lakes edge or pool delight men's eyes, when I awake some day to find they have flown away. Means these lines, the last lines of the poem, concluding lines of the poem, represent the mysterious character of these swans. And dear students, this is the conclusion of our poem. This is the last point, conclusion. Here he says that the swans are not mere the objects of nature, कि swans सिर्फ object of nature नहीं है, they represent immortality, वो immortality को represent करते हैं। They are represented here as they unite the time and timeless and unite the temporal with the permanence। यहाँ स्वान्स को सिर्फ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के रूप में ही डिपिक्ट नहीं किया है, बल्कि उनको कैसे रिप्रेजेंट किया है पोएट ने, टाइम और टाइमलेस को यूनाइट करते हुए, टेम्पोरल और परमानेंस को यूनाइट करते हुए, एक रूप करते हुए, मिलाते हुए। दे आर सिंबॉलिक ऑफ द लाइफ फोर्स, और उनको एक लाइफ फोर्स का सिंबल बताते हुए। दे आर आल्सो सिंबॉलिक ऑफ द यूनिटी ऑफ ट्रांजिटोरीनेस विद द परमानेंस, और एक और सिंबल कैसा, ट्रांजिटोरीनेस और परमानेंस को एक रूप करते हुए उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एंड द पोएटिक इंस्पिरेशन और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन और पोएटिक इंस्पिरेशन को भी ब्लेंड करते हुए यहाँ पे स्वान्स को रिप्रेजेंट किया है। एंड दस ईट्स रिप्रेजेंट द स्वान्स एज विगोरस एज एंड पावरफुल। As we see in the third stanza, as before we have discussed that poet compares his heart with the swans, and these lines, the real contrast between the happy world of the swans and the sore heart of the poet. And swan is the favorite symbol in the later poetry of the Yeats. उस समय जो लेटर पोएट्री थी ईट्स की, उसमें स्वान उसका फेवरेट सिंबल बन गया था। एज द सिंबल ऑफ इमोर्टल सोल, पोएट्स हार्ट चेंज ड्यू टू द पैशन ऑफ टाइम, बट द वाइल्ड स्पिरिट ऑफ द स्वान हैज डिफाइड द इफेक्ट ऑफ टाइम। और इस पोएम में जो लास्ट लाइन है कि किस तरीके से स्वान की जो स्पिरिट है, जो स्वान्स इतने पावरफुल और विगोरस हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं, दे आर सीन एज डिफाइड द इफेक्ट ऑफ टाइम, कि वो टाइम के इफेक्ट को भी हरा देंगे, डिफाई कर देंगे। हेयर स्वान रिप्रेजेंटेड इमोर्टलिटी, वो इमोर्टलिटी को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर पोएम। अगर हमसे पूछा जाए, जैसा क्वेश्चन था हमने डिस्कस किया था बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन, ओके, कि अगर हमसे पूछा जाए इस तरीके से, जो क्वेश्चन है हमारा, राइट ए नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम और ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द परमानेंस एंड ट्रांजिएंस एंड बिटवीन द नेचर एंड द मैन एज डिपिक्टेड इन ईट्स पोएम द वाइल्ड स्वान एट कूले। तो हम इस तरीके से, ये हमारा आज का जो ई लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, और फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को देखें और समझें। आई होप this today's our e-lecture will be very beneficial to all of you dear students, and our third e-lecture contains the critical appreciation of this poem, The Wild Swans at Kule. So enjoy your study and be with me in our third video.